Hello everyone, my name is Shivani and welcome to Anand Current Affairs। 27th ऑफ दिसंबर आज डेट है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। बात करेंगे कि वो कैसे रिलेवेंट है हमारी प्रिपरेशन में। अगर प्रिपरेशन की हम जब बात करते हैं तो जनरल स्टडीज की बात आती है आईएएस के लिए, फिर आती है बात पीएससी के लिए मतलब स्टेट एग्जामिनेशंस की बात आती है, एसएससी की बात आती है और बैंक प्रिपरेशन, उसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि करंट जनरल स्टडीज या फिर करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं या फिर जनरल नॉलेज जो करंट न्यूज से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए हम यहाँ पर न्यूज डिस्कस करते हैं और मेरी पूरी टीम मिलके आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आती है। वैसे तो मैं पहले द हिंदू को भी एक्सप्लेन किया करती थी, लेकिन क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 2 घंटे या एक डेढ़ घंटा लग जाता है, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक सीरीज शुरू करी है जहां पर मैक्सिमम हाफ एन आवर या फिर 30 मिनट्स की वीडियोस रहा करेंगी, जहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। अब काफी समय बाद में वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं और ज्यादा सॉर्टेड और ज्यादा रिलेवेंट और ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उनके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे आने के बाद जो भी वीडियोस यहाँ अपलोड होती हैं उनसे आपको हेल्प ही मिलेगी, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। आज के जो आर्टिकल्स हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम्स से भी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए लेती हूँ कि जनरल न्यूज मिल जाती है जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करती है ओवरऑल, और ईटी में हमारे इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई न्यूज मिल जाती है जो आपकी तैयारी में हेल्प करती है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो नॉन बैंक एग्जामिनेशन हो। इकोनॉमिकल न्यूज हमेशा ही हेल्प करती है। तो आज हम देख रहे हैं आर्टिकल हमारे सामने जो है, ये आर्टिकल कई लेवल से इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें इसमें आप जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी हम लोग कवर कर रहे हैं, जब समझेंगे तो बताऊंगी मैं आपको। और साथ ही साथ आप इस आर्टिकल को पढ़ के एक जनरल स्टडीज की जब मैं बात करती हूँ तो मतलब आईएएस या फिर पीएससी की बात होती है। जनरल स्टडीज के जीएस 3 में और जीएस 1 में के क्वेश्चंस, जो मेंस के पेपर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी रिलेवेंसी भी आती है। कैसे आती है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो फ्लाइट दैट वाज डिटेन्ड इन फ्रांस फाइनली रीचेस मुंबई। फ्लायर्स क्वेश्चन, एक फ्लाइट की बात हो रही है, डिटेन की पकड़ी गई पुलिस के द्वारा फ्रांस में और वो फाइनली मुंबई पहुंच गई। न्यूज कई दिन से चल रही है, डिस्कस हम आज कर रहे हैं। तो उस केस में समझने वाली बात यह है कि जितने भी अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है डंकी, राइट, शाहरुख खान की मूवी, मैंने भी देखी है, जिसको आप देख सकते हैं, काफी रिलेवेंट है, इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल मूवी है उस केस में, किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बट उस मूवी को देखने के बाद आप इस टॉपिक को आराम से समझ जाएंगे कि हमारे देश में कई इलाकों से, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, और भी कई इलाके हैं, हर साल बड़े लेवल पे इलीगल इमिग्रेशन होता है। लोग मूव करके यूएस यूके और कनाडा, जो जो मेजर इलाके हैं, यूएस यूके और कनाडा की तरफ जाते हैं। जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कोई आईएलटीएस क्वालिफाई नहीं किया, जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इलीगली माइग्रेट होकर के कमाने खाने की सिचुएशन में जा रहे हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग हर साल मूव करते हैं। उसके ऊपर ही मूवी बनी है डंकी। और ये कॉन्सेप्ट आता है डोंकी फ्लाइट के नाम पे, जो भी हम पढ़ेंगे। डोंकी फ्लाइट क्या होती है, जिसमें जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आप पैसा खिला करके एजेंट्स को इलीगल तरीके से फ्लाइट लेकर के उन देशों में मूव करते हैं, उसे कहते हैं डोंकी फ्लाइट। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हाल ही में कुछ फ्लाइट्स के ऊपर नजर रखी जा रही थी, उनमें से एक फ्लाइट को पकड़ा गया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने उसको डिटेन किया और वो फ्लाइट वापस मुंबई आ गई है। उसी के ऊपर आर्टिकल्स हैं। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इश्यू है इलीगल इमिग्रेशन का, चाहे वो इंटरनल हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, एक बड़ा ही चिंता का सबब है। इससे कई क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। वो ये कि पहली बात तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसको ये हाईलाइट करता है कि लोग इतनी बड़ी मात्रा में बाहर क्यों जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाहर जाते हैं तो वो क्या सिचुएशंस हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, हमारा जो है करेंसी मूव कर रही है, हमारा भी फिलहाल में डेफिसिट कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, मतलब हमारे पास। और साथ ही साथ हम आत्मनिर्भर भारत जैसे प्लान की अगर बात करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भी इतनी बड़े संख्या में
क्यों लोग बाहर इलीगल मूव करना चाह रहे हैं, हमारे देश में क्या चीज अवेलेबल नहीं है। तो आर्टिकल कहता है देयर इज टू लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ड्राइविंग सर्च इन इंडिया, इंडियंस ऑप्टिंग फॉर इलीगल इमिग्रेशन। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपकी जनरल स्टडी से पूछा जा सकता है। आर्टिकल कहता है कि दुबई टू निकारागुआ के लिए एक इलीगल फ्लाइट मूव कर रही थी और लाइकली टू यूएस, जिसको यूएस में लैंड करना था। On of the 303 passengers on the chartered flight grounded on a refueling stop at French airport last Thursday, जिसमें से ज्यादातर लोग कहाँ के थे, गुजराती थे, पंजाबी थे, तमिल स्पीकर्स थे। तो इस तरह के कई सारे इलाकों के लोग, क्षेत्रों के लोग वहां मूव कर रहे थे। सवाल आपको क्या पढ़ना है इस आर्टिकल में कि एक्चुअली इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा कितना बड़ा है, हमारे कितनी बार उसको पूछा गया है। उसके साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि देश के बाहर, हमारे देश के अंदर भी कई इलाकों में इलीगल इमिग्रेशन होता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से। और उसकी जैसे रोहिंग्या मुसलमानों की या कम्युनिटी की प्रॉब्लम है जो मूव करती है यहाँ से वहां, उनकी इनका भी मुद्दा कई बार सवालों पूछा गया है इसमें। तो उस लेवल को आप क्वेश्चन को उठा करके राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल अपने आप को आगे बढ़ाता है कि हु आर दे, जो ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो हैं कौन कौन लोग। तो सेवरल कम्युनिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब एंड गुजरात आर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इमिग्रेंट्स हब, बोथ लीगल एंड इलीगल। इट्स वर्थ नथिंग मोर देन अमंग इंडियाज बेटर ऑफ स्टेट्स गुजरात पर कैपिटा। जिस गुजरात की बात हो रही है, इसकी पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है 2022 में डेटा के हिसाब से। सेवेंथ हाईएस्ट अमंग इंडियन स्टेट्स, जहाँ गुजराती लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, जो काफी रिच स्टेट्स हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यूपी कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू गुजरात एंड पंजाब, लेकिन फिर भी इतने जिनकी माली हालत ठीक है, उन देशों, उन स्टेट्स के लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। और यूजुअली इनके द्वारा होता है ह्यूमन स्मगलर्स के द्वारा। स्मगलर्स का मतलब जो झूठे वादे करते हैं कि आपको हम पैसा लेकर के 70-70 लाख रुपए लोग दे करके इलीगल माइग्रेट कर रहे हैं, तो क्या भविष्य है, गवर्नमेंट के पास क्या सी पॉलिसीज हैं, और फाइनली ऐसे कौन वो लोग हैं जिसको प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को ब्लफ कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो डेटा हमको पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस राइटिंग में डेटा भी हेल्पफुल होता है कि सबसे टॉप लिस्ट में गुजरात, पंजाब और यूपी के लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तमिल स्पीकर्स भी हैं। पर उसके साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या रीजन है कि ये लोग मूव करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, या कोई और सोशल रीजन इनके द्वारा वो मूव कर रहे हैं। इसके ऊपर एक एनालिसिस पे, एनालिटिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, एनालिसिस नहीं, एनालिटिकल लिटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तर्क संगत सवाल पूछा सकता है, जहां पे आपको दोनों पक्षों के बारे में एक्सप्लेन करने को आ सकता है मेंस राइटिंग में। उसके बाद ये जो स्क्रीनशॉट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ही लिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग पंजाब से थे, जबकि ऑन ट्यूसडे ये पूरा डिटेल है उस स्लाइड के बारे में, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं एंड टू अंडरस्टैंड। होता क्या है कि जब आप इन देशों में इलीगल तरीके से मूव करते हैं, तो आप पूछो कि भाई आप उतरे तो आपको पकड़ लिया गया, या आप, बिकॉज आप ऑन डॉक्यूमेंट तो आप नहीं हो ना, ऑन डॉक्यूमेंट आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, अपने इंडिया से आप चले गए तो आप मिसिंग ही कहलाओगे। तो वहां पर जब पहुंचे तो आपने वहां पर आपको कोई फैसिलिटी, कोई भी बेनिफिट या कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलता, बिकॉज आप एक तरीके से उनके लिए हो ही नहीं उनके देश में, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से आए हो। तो आपको उन देशों में असाइलम लेना पड़ता है कि मुझे अपने देश से खतरा है, इसलिए मैं आपके देश में आया हूं, मुझे असाइलम चाहिए। इवन यूके की पॉलिसी भी यही है कि जब आप इंडिया या किसी भी देश से इलीगल माइग्रेट करके किसी देश में जाते हो, तो वहां की गवर्नमेंट से आप बोलते हो कि मुझे असाइलम दे दीजिए, मुझे पनाह दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने देश में खतरा है। तो ये बोल करके आपको वो देश रख लेते हैं, और फिर वहां पे आप किसी भी तरीके का काम जो भी आपको मिलता है, जॉब का, छोटे मोटे जॉब ऑफर्स होते हैं, वो आप कर सकते हो। ये उनके लिए है जो बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एग्जामिनेशन के वहां मूव करते हैं, और इसकी वजह से उनको काफी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल में है, और जो लोग मूवी देख चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्या है। तो सिर्फ मूवीज देखना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि एंटरटेनमेंट हो जाए, कभी कभी इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हमको समझ में आसानी से आ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में कि ज्योग्राफी में इसका क्या रोल है। तो भाई निकारागुआ का नाम आया, तो निकारागुआ का मैप उठा के हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है, आसपास से कौन से देश हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों में इसका नाम आता है। कैरिबियन सी आप यहाँ लोकेट करेंगे, उसके बाद निकारागुआ हमको यहाँ दिख रहा है।
उसके बाद पैसिफिक ओशन दिख रहा है, इस छोटा सा मैप में आप देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच का एक कनेक्शन जैसा है, उन देशों में आते हैं। पास में है इसकी बाउंड्री से लगा हुआ होंडुरास है, और उसके बाद एल सल्वाडोर दिखाई दे रहा है, ग्वाटेमाला दिख रहा है, यहाँ पे कोस्टा रिका इसकी बाउंड्री से लगा हुआ है। कभी कभी सवाल आते हैं कि इस देश की बाउंड्री से कौन सा देश नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कुछ आइलैंड्स के बारे में, ओशंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक शब्द आया था कैरिबियन सी, तो कैरिबियन सी आप देख लोकेट कर सकते हो कि भैया कहाँ पर पड़ता है, तो ये इसी लैटिन अमेरिका के ईस्ट नॉर्थ में पड़ेगा कैरिबियन सी। और इसको ग्रेटर एंटीज के जो इलाके हैं, जहाँ पे आपको हेटी आपको दिखेगा, हेटी दिख रहा है यहाँ पे हमको, बहामास दिख रहा है, हेटी हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, बहामास हो गया, और साथ ही साथ जमैका हो गया। तो इन सबको कैरिबियन कंट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो एक साथ एक इलाके में है, और ये इलाका कैरिबियन सी के आसपास पड़ता है, इसलिए इसको कैरिबियन रीजन या कैरिबियन कंट्रीज बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे पैसिफिक, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये अगर आप लोकेट ऐसे करते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो वेनेजुएला कोलंबिया के नॉर्थ में कैरिबियन सी पड़ता है। अगर आप देखें नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साउथ में कैरिबियन सी पड़ता है, निकारागुआ के ईस्ट में कैरिबियन सी पड़ता है। तो कभी कभी लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको किस तरफ पड़ रहा है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन सी के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, क्योंकि यहाँ बीच बिल्कुल क्रॉस है, डायगोनल है, तो इस केस में नॉर्थ वेस्ट इलाके में गल्फ ऑफ मैक्सिको पड़ता है। तो कभी कभी लोकेशन वाइज क्वेश्चंस भी प्री में स्पेसिफिकली बनते हैं। ऑलराइट, एक क्वेश्चन हमने उठाया 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि इंटरनल माइग्रेशन कैन बी ड्रिवन बाय पुश एंड पुल फैक्टर्स, हाइलाइटिंग द इश्यूज रिलेटेड विद इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, डिस्कस द नीड फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑन इंटरनल माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन पे सवाल है, नेशनल पॉलिसी क्या है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे लिए एक्सटर्नल माइग्रेशन का क्वेश्चन इस साल बन सकता है, या अगर इस साल नहीं बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो इसके ऊपर आगे इस साल के अगले साल बनने का भी चांसेस है। जैसे कि हम ऑलरेडी दिसंबर में है, तो अगले साल के मेंस में हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल माइग्रेशन क्वेश्चन बन सकता है GS3 या GS1 में, ज्योग्राफिकल लेवल पे GS1 में, और करंट अफेयर्स के लेवल पे GS3 में इस पर सवाल बन सकता है। और उसके अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर्स बनते हैं, उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसमें जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, इसका आर्टिकल कहता है कि CAD फॉल्स टू 1% ऑफ GDP इन Q2। समझने वाली बात यह है कि कैड का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कैड यहाँ पे लिखा हुआ है, Q2 का क्या मतलब है, राइट। फिजिकल ईयर किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो कुछ टर्म्स हैं जो आप इसको नोट डाउन करें, इसे गूगल पे सर्च मारें। पहला है आपके लिए फिजिकल ईयर क्या बोला है, फिजिकल ईयर एक होता है करंट ईयर भी होता है, राइट। करंट ईयर की बात होती है, वही पता होना चाहिए। फिजिकल ईयर क्या है पता होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिनेट अभी देख लेंगे, CAD हम पढ़ लेंगे अभी, और GDP का शॉर्ट फॉर्म हमको फुल फॉर्म पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके साथ ही साथ GDP का डेफिनेशन क्या है आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज कहती है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है 1% से। सब हमेशा टॉपिक में रहता है कि बढ़ रहा है, तो अभी इस टाइम इस क्वार्टर में Q2 में, क्वार्टर का मतलब होता है पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर तो निकल चुका, Q2 के रिजल्ट्स आए, तो Q2 में और हमारा जो फाइनेंशियल जो फिजिकल ईयर होता है मार्च से अप्रैल चलता है, तो हमारे पहले क्वार्टर के बाद Q2 के रिजल्ट्स कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो 1% से कम हुआ है। ऑलराइट, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है द अमाउंट बाय विच अ कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अभी थोड़ा और देखेंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो इंपोर्ट है भाई वो काफी ऊपर है एक्सपोर्ट से, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट प्लस में है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो माइनस में है। तो जो हम बाहर, जब एक्सपोर्ट का मतलब जब बाहर सामान बेचते हैं तो बेच कम पा रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं, लेके बाहर ज्यादा आ रहे हैं, तो जो ये सिचुएशन होती है इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो क्या सरप्लस भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल सरप्लस होता है। अगर आपका इंपोर्ट है, इंपोर्ट माइनस में चला जाए और एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाए, एक्सपोर्ट प्लस में हो जाए, तो हमारे लिए जो ये CAD है ये बन जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस, CAS बन जाएगा, सरप्लस बन जाएगा, ठीक है। नाउ
करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए कुछ रीजंस होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ रीजंस होते हैं। रीजंस क्या होते हैं? हाई इन्फ्लेशन, जब आप महंगाई बढ़ेगी तो करंट अकाउंट कैट बढ़ सकता है। जब आपके एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू होंगे तो बढ़ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा। बोरोइंग मनी, आपने ज्यादा उधार ले रखा है बाहर के देशों से, या आपने लोन ले रखा है MFI, सॉरी, हमारा दैट इज IMF, राइट, IMF से ज्यादा लोन ले रखा है, तो उस केस में आपका बोरोइंग मनी बढ़ी हुई है। हमारे पास फाइनेंशियल फ्लो कम है, जिसकी वजह से हम अपने सरप्लस, अपने डेफिसिट को सरप्लस में नहीं ले जा पा रहे, और रिसेशन के कारण। तो डेफिसिट का मतलब होता है कम होना, मतलब माइनस में जाना, और सरप्लस तो हमको पता ही है, मतलब प्लस में होना, राइट। एक तो होता है प्लस, एक होता है सरप्लस, उसके ऊपर निकल जाना, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं कि भैया कौन से रीजंस हैं जिनसे आप करंट अकाउंट डेफिसिट इम्पैक्ट करता है, कॉजेस क्या हैं या रीजंस क्या हैं, तो आप भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस में पिक कर सकते हैं। उसके बाद फटाफट से जरा देख लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट और बाकी के टर्म्स क्या क्या हैं जो पढ़ने लायक है अपनी तैयारी में। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं, जब हमारा इंपोर्ट कम हो जाए, सॉरी, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन होती है। बट करंट अकाउंट की तरह ही एक और टर्म हम पढ़ते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ये ट्रेड की बात हो रही, व्यापार की बात हो रही। व्यापार का मतलब देशों के बीच जो व्यापार है। तो जब भी हम व्यापार की जनरल बात करेंगे, तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस का मतलब कितना बकाया है, तो जिस व्यापार में जितना बकाया है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अब वो बाकी देशों के बीच हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, कोई भी देश हो सकता है। तो हमारे पास जो करंट अकाउंट है, जो हाँ इंडिया मेंटेन करती है, जब वो प्लस में हो जाता है इस व्यापार के चलते, तो वो सरप्लस है, और जब वो माइनस हो जाता है तो वो डेफिसिट हो जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो खाता है और करंट अकाउंट का जो खाता है, दो अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर होता है। जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारी सिर्फ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कंसिडर की जाती हैं, शिपिंग, इंश्योरेंस कंसिडर किया जाता है। जबकि करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, एंड सर्विसेज एंड यूनिटेड ट्रांसफर, और कुछ ऐसी मदें होती हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंसिडर नहीं होते हैं। तो जब आप करंट अकाउंट पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी पॉइंटर्स हैं, कवर होते हैं, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में पॉइंट पे कवर नहीं होते। उसके बाद दूसरा टर्म आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है। ये भी दो टॉपिक है, जिसमें आपको ये समझना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, विच इज ट्रेड, व्यापार क्या चीज होती है, राइट। अब उसके बाद BOP क्या चीज है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज है, ये समझना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इन केस ऑफ इंडिया, राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। उसके बाद जब बैलेंस ऑफ ट्रेड आप पढ़ लेंगे, तो आप उसी के साथ पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के फिर दो भाग किए जाते हैं, विच इज करंट अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, अभी हम समझ रहे हैं, और एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ही अकाउंट के बाद, ये दोनों ही अकाउंट माइनस और प्लस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ये भी प्लस, माइनस और प्लस हो सकता है। तो करंट अकाउंट का मतलब होता है किसी व्यापार खाते की जब भी बात होती है, या व्यापार जुड़ा हुआ कोई भी खाता होगा, उसे करंट अकाउंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लेन देन होता है। कैपिटल अकाउंट में लंबी जो बोरोइंग्स होती हैं या लंबे इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका लेखा जोखा मेंटेन किया जाता है। तो किसी भी देश की अगर आपको माली हालत चेक करनी है कि भैया आपके यहाँ कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो आप करंट अकाउंट को चेक करिए। तो करंट अकाउंट में जो CAD है, अगर आपका जो डेफिसिट सपोज करिए 5% होना चाहिए, और आपने 2% मेंटेन कर रखा, तो आपकी सिचुएशन बढ़िया है। लेकिन अगर आपका 5% होना चाहिए और आपने इसको 5.5 पे कर रखा है, तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन खराब है, राइट। तो इस तरीके से डेटा आता है और हम समझते हैं कि भाई हमारा जो माली हालत है देश की, वो कितनी बढ़िया है। तो ये आर्टिकल कहता है कि करंट अकाउंट जो डेफिसिट है, वो श्रिंक कर गया है, कम हो गया है 1% से। इसका मतलब जो भी रेंज होती है, रेंज तो हमको पता ही नहीं गई है, रेंज अगर आप इस आर्टिकल में है तो देख लेते हैं। 1.1% ऑफ GDP, अच्छा, रेंज इसमें हमें दिख नहीं रही है, लेकिन रेंज होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा, सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपका जो जो डेफिसिट की रेंज है वो 2.5 से 3.5 होनी चाहिए,
राइट। लेकिन हमारा अगर 4% चल रहा है तो वो माइनस है, मतलब माइनस का डेफिसिट चल रहा है, तो ये सही नहीं है। अगर ये आप 3.5 पे ले आए, क्योंकि जो रेंज हमारी 3.5 की है, तो ये बढ़िया है। तो आप तो हमारा जो सीएडी है वो श्रिंक किया है। आप समझते हैं कि करंट अकाउंट में वो कौन कौन से पॉइंटर्स आते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक मद पे या किसी एक स्पेसिफिक ट्रांसफर पे या फिर खरीदने पे उसका जो पैसा ट्रांसफर होकर आपके देश के पास आता है, वो कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एसेट हो सकती है जो किसी एक देश से आप खरीदते हो, उसके ट्रांसफर माने जाते हैं। उसके बाद इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं, वो भी करंट अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं। सवाल इस पे बने हैं कई बार कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कौन से पॉइंटर्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है क्या नहीं आता है। फॉरेन रिजर्व ध्यान दीजिएगा, फॉरेन रिजर्व हमेशा कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ये करंट अकाउंट का टॉपिक नहीं है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जिस इकोनॉमिक्स बुक को या मैगजीन को या जिस भी कोचिंग को आप रेफर करते हैं, उनसे आप नोट्स लें, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसे दोबारा गो थ्रू कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है, एज इंडिया कनेक्ट्स टू यूपीआई, एनईएफटी एंड डेबिट कार्ड यूसेज टेक्स अ हिट। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यूपीआई का प्रमोशन बढ़ रहा है या फिर इंडिया ज्यादा यूपीआई यूज कर रहा है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यहाँ लिखा हुआ है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। कोई लोग गूगल पे यूज कर रहा है, कोई फोन पे यूज कर रहा है, कोई भीम भीम ऐप यूज कर रहा है, कोई पेटीएम यूज कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कार्ड का जो यूजेज है, डेबिट कार्ड्स होते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनके परसेंटेज में गिरावट आई है। तो आप देखिए कि यूपीआई ऊपर जा रहा है तो डेबिट कार्ड नीचे आ रहा है। मतलब अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन जाकर के किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके पेमेंट करेंगे, मैं भी करती हूँ, बहुत करती हूँ, तो मैं कार्ड की यूज करूंगी। मुझे फटाफट मैंने जैसे क्यूआर कोड को स्कैन किया और मैंने फटाक से पेमेंट कर दिया, ना कैश लेने की झंझट ना कैश देने की झंझट। तो ये आर्टिकल कहता है कि रूरल एरिया एंड आरबीआई's recent measures to boost digital drive have helped transactions on UPI platform to go 46% year on year। तो मतलब ये बढ़ता जा रहा है साल दर साल। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है जहां पर आपको अपनी राय लिखनी है कि कितना बेनिफिशियल है, क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। तो इस आर्टिकल पे आप नजर रखें। साथ ही साथ आप यहाँ शॉर्ट टर्म्स जो दी हुई है, यूपीआई का मतलब क्या है, एनईएफटी का मतलब क्या है, इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चंस लेते हैं कुछ फटाफट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बिटवीन ए रेजिडेंशियल ऑफ अ नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, आपके देश और किसी कंट्री के देश से संबंध कनेक्ट करता है, संबंध बनाता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब पैसे का संबंध बनता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस द बी डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, के खाते को मेंटेन या उसको ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए। The resident whose monetary transaction get recorded under the balance of payment system includes government agencies, individual firms, सब कोई आता है। जब भी हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे, तो हमारे देश में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, सबकी बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। The capital account of the balance of payment includes transactions like change in foreign exchange, investment to and from abroad, borrowings and lending to the from abroad। मैंने कहा ना कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में जो फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता है वो होता है, और बोरोइंग और लेंडिंग का भी लेखा जोखा कैपिटल अकाउंट से हमें मिलता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बीओपी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको टॉपिक पढ़ना है ना। ट्रेड डेफिसिट ऑकर्स व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज लेस देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी हमारा एक्सपोर्ट जो है कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा और इम्पोर्ट ज्यादा होगा, तो उस केस में हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। पर इसका उल्टा है, जब हमारा इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तो हमारे पास सरप्लस की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने वेबसाइट से लिए हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज करंट अफेयर्स डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तैयारी आप मस्त कर रहे होंगे। ये एक प्रयास है आपको सही रास्ता दिखाने का कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों को कंसिडर करते हुए, आर्टिकल्स पढ़ते हुए और एंजॉय करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कहना जरूरी है। तो ये अपने अपने फ्रेंड से जो लोग तैयारी
तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। आप पिछली मई सीरीज को भी देख सकते हैं जो मैंने हिंदू पे प्रिपेयर कर रखी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदू पे आर्टिकल्स लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट मी बैक। और इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि कुछ और भी इसमें ऐड किया जा सकता है तो प्लीज डू कमेंट मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।